कल आपसे मैंने कई सारी बात और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो बचे हुए चैप्टर बचे हुए जो के लिए मैं आप कल मैंने 90% कार्बन, अगर आपने नहीं देखा है को इसके पीछे है और मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। कार्बन के अगर उस कंसेप्ट को लास्ट वीडियो को अगर आप अच्छे कार्बन में आप ठीक ही नहीं, खास करके अगर आपने कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड या फिर किस तरह से कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है के अंदर अल्केन अल्कीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं थी। अब देखिए कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स थे जैसे सोप और डिटर्जेंट की बात और एक बहुत ही प्रॉपर्टीज जो कार्बन के कंपाउंड्स की हैं, तो इसके लिए आज मैं आपको पीडीएफ पे ले चलता हूँ और एकदम अच्छे से समझना है आपको, देख पाते हैं बिल्कुल आसान है। मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप ध्यान से समझेंगे सुनेंगे बिल्कुल आसान है। अब सोचते हैं आगे के व्यू के लिए और देखिए ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी पहले ही, जहाँ से नहीं बताई वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। और प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कल कि ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिसमें कि CH2 का डिफरेंस हो है ना, लिखा हुआ एनी टू होमोलोगस डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड अगर मॉलिक्यूलर मास की बात देखें तो 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होमोलोगस सीरीज के क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज कंपाउंड। तो देखिए साफ साफ लिखा है। एक तो कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए मिथेनॉल है, मिथेनॉल है ये लिखा हुआ भी है CH3OH मिथेनॉल का फॉर्मूला है। अब इसमें आप CH2 ऐड कर दें, CH3 में CH2 ऐड कर दें, क्या बन जाएगा C2H5 बन जाएगा, OH साथ में रहेगा। आप CH2 ऐड करते जाएं सब में, वो एक सीरीज बन जाएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन 3 होमोलोगस सीरीज ऑफ मिथेनॉल कुछ भी, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया कैसे लिखते हैं। अब उसमें सिर्फ आपको CH2 ऐड कर देना है। एक बार CH2 ऐड किया एक होमोलोगस बन गया, फिर CH2 ऐड किया दूसरा बन गया, फिर CH2 ऐड किया तीसरा बन गया। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे अराइज होता है कि भाई होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए सामने लिखा है कि हैव सेम जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो उनका सेम होता है, एक जैसा होता है। दूसरी बात क्या मैंने बताया, CH2 का डिफरेंस होता है। तीसरी बात क्या कि उनके सक्सेसिव सीरीज में और सक्सेसिव कंपाउंड जो सीरीज में है उसमें 14 यूनिट के का मास डिफरेंस होता है। और लास्ट पॉइंट और भी है कि हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट शो ग्रेजुअल चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो होमोलोगस सीरीज कंपाउंड के एक जैसे होते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़े थोड़े ग्रेजुअली बदलते रहते हैं। अब यहाँ से आगे हम लोग बात करते हैं और ये सारे मैंने आपको बताए थे। अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। देखिए सबसे पहली बात कंबशन का है। तो कंबशन जब भी कार्बन कंबस्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करेगा, हीट भी देगा लाइट भी देगा, है ना। और कार्बन आपको पता है पुराने जमाने से एज अ फ्यूल आज भी यूज हो रहा है।
चाहे वो कार्बन के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपने पढ़ा होगा ना, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, सब यूज होते ही रहते हैं। और सब में जो भी कार्बन है, जब वो कंबस्ट होता है तो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, वाटर बनाता है, हीट देता है, लाइट देता है। अब रही बात कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये बात थोड़ा सा गौर करना है आपने कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू एंड नॉन सोटी फ्लेम। वो क्वेश्चन आपको याद होगा, कई बार पूछ देते हैं कि एक्स इज अ कंपाउंड, फलाना ठिकाना। अब मैंने कहा है एक्स बड़ा परेशान करता है। जैसे ही कोई क्वेश्चन में एक्स आ गया, है ना, आज वैसे भी बड़ा परेशानी का दिन सबके लिए है, एक्स वाला। तो कार्बन के जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो एक ही आता है ना, अल्केन। तो अल्केन जितने भी होते हैं वो जनरली एयर में अच्छे से बर्न होते हैं, और ब्लू और नॉन सोटी फ्लेम, नॉन सोटी का मतलब होता है जिससे काजल नहीं निकलता है। अनसैचुरेटेड में मैंने कल बताया था आपको कि दो होते हैं, अल्कीन होते हैं और अल्काइन होते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें येलो सूटी फ्लेम, काजल वाला फ्लेम होता है, कलर भी ब्लू नहीं होता, पीला हो जाता है। बिकॉज परसेंटेज, रीजन है, रीजन आपको समझना है, याद करना है। बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। इस वजह से वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, और जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता तो फिर उसके फ्लेम का कलर भी बदल जाता है। अब देखें ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो भाई ऑक्सीजन जब भी ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन, alcohols can be converted to carboxylic acid in presence of oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन देता है। हमने पढ़ा है ना कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन किसने दिया? वो एजेंट है। बड़ा अंग्रेजी वर्ड है एजेंट, अच्छा लगता है, हिंदी में दलाल कहते हैं। तो यानी जो इसको ऑक्सीजन देने वाला है वो एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। अब यहीं पे एक बात आती है, बड़े गौर से देखिएगा, ये जो सी पार्ट है, एडिशन रिएक्शन, पता है, नोट कर लें आप। एक प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन का, यहाँ पे दिख रहा होगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स लिखा हुआ है। हाइड्रोजिनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू कन्वर्ट इट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जो हम ऐड करते हैं, किसके लिए? उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए, याद होगा आपको। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें एडिशन रिएक्शन में, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड है। और जैसे ही हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, H2 यहाँ पे है ना, जैसे ही हाइड्रोजन ऐड किया तो अब देखिए डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो गया? सिंगल बॉन्ड। यानी जो अनसैचुरेटेड था वो सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करने के लिए हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, और हाइड्रोजन ऐड करने के प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब यहां से चलते हैं इथेनॉल, एक कंपाउंड, एक आपके बारे में पढ़ना है, इथेनॉल। इथेनॉल जो होते हैं कलरलेस होते हैं, प्लीजेंट स्मेल होता है, और बर्निंग टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। सॉल्युबल इन वाटर, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, और न्यूट्रल कंपाउंड। लेकिन जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, ध्यान से देखना है,
तो केमिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल की जो होती है वहां सोडियम इथोक्साइड की फॉर्मेशन होती है अगर सोडियम से रिएक्शन हो तो। और डिहाइड्रेशन का मतलब है जब H2SO4 हम ऐड डिहाइड्रेशन क्या होगा, हाइड्रोजनेशन का उल्टा होगा। आप डिहाइड्रेट कर रहे हो यानी कि इसके वाटर को निकाल रहे हो। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। तो देखो आप वाटर रिमूव हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है। और इसी तरह से इथेनोइक प्रॉपर्टी जो एसिड होता है उसकी प्रॉपर्टी एसिड है 391 बॉइलिंग पॉइंट होती है उसकी। और साथ में जो है वो स्मेल होता है उसमें विनेगर जैसा। और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को देखें आप, एस्टरिफिकेशन। जैसे आपको हाइड्रोजनेशन समझाया वैसे ही ईस्टर बनाने का प्रोसेस जो है वो एस्टरिफिकेशन कहलाता है। ईस्टर बनाने का प्रोसेस एस्टरिफिकेशन कहलाता है। अब देखें कैसे इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को जब हम मिक्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो यहाँ देखिए एसिड सॉरी ईस्टर की फॉर्मेशन होती है और वाटर रिमूव होता है। ईस्टर की फॉर्मेशन एस्टरिफिकेशन। तो एक तो होमोलोगस सीरीज आपको मैंने अभी समझाया है, फिर आपको मैंने हाइड्रोजनेशन समझाया अभी, और फिर एस्टरिफिकेशन आपने देखा। और अब देखते हैं सैपोनिफिकेशन। सॉप और डिटर्जेंट की बात करें, देखिए ध्यान से। सॉप तो आपने सुना ही होगा और यहाँ लिखा भी है कि सॉप इज सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो सोडियम और पोटेशियम लिखा है ना, यहीं पे पेंच है। साबुन दो तरह के होते हैं, एक कपड़ा धोने के काम आता है और दूसरा जो है वो स्नान करने के, नहाने के काम आता है, बाथिंग के लिए। तो जो कपड़ा धोने के काम आता है वहां पे सोडियम, यहाँ पे जो ये इसने लिखा हुआ ना सोडियम और पोटेशियम, तो जो कपड़ा धोने के काम आता है उसमें सोडियम ऐड होता है और जो नहाने के काम आता है उसमें पोटेशियम ऐड होता है। भेजी में बात आई। और फॉर्मूला तो ठीक है, COONA। और पीछे जो आप देख रहे हैं ना C17H35, ये जो आप देख रहे हैं ये इसके लॉन्ग चेन है, किसके, हाइड्रोकार्बन। इधर देखो NO Na ऐड हुआ है एग्जाम्पल में। अगर सोडियम ऐड हुआ है तो मैंने क्या कहा कि वो कपड़े धोने वाला साबुन बनेगा। और अगर इसी सोडियम की जगह हम यहाँ पे पोटेशियम ऐड कर देते तो वो नहाने का साबुन हो जाता। सॉफ्ट जो है वो वाटर दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। जो हमारे नलके वगैरह में पानी आता है, सप्लाई का वाटर होता है, ये सारे सॉफ्ट वाटर हैं। लेकिन हार्ड वाटर जो समरसेबल से या कुएं से गांव में वगैरह में जो पानी आता है वो हार्ड वाटर होता है। कहीं कहीं सॉफ्ट भी हो जाते हैं वैसे वो। और पहचान एक ही है कि अगर सॉफ्ट वाटर होगा ना तो उसमें झाग अच्छे से बनता है साबुन से। लेकिन जब हार्ड वाटर होता है तो उसमें झाग अच्छे से नहीं बनता, मिसल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो आप देख रहे हैं C17H35 जो ये है, अगर इसकी जगह C17H35 है तो ये स्टेरिएट है। अगर ये यहीं पे C17H33 हो जाता तो ये ओलिएट हो जाता। और यहीं पे C15 और H31 हो जाता तो ये पामीटेट हो जाता। अलग अलग टाइप के ये सॉप की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्शन पूछा जाता है कि एक्शन और डिटर्जेंट देखो, और हार्ड वाटर में ज्यादा इफेक्टिव होता है, सॉफ्ट में तो होगा ही होगा अगर हार्ड में इफेक्टिव होता है तो। और डिटर्जेंट जहाँ लिखा हुआ है, डिटर्जेंट क्या होते हैं, अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट होते हैं, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये दो डिफिनेशन सॉप और डिटर्जेंट के आपको ध्यान रखने हैं। जहां तक क्लींजिंग इफेक्ट है इसको समझने की जरूरत है। तो सॉप मॉलिक्यूल में देखिए दो एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक है, इधर लिखा हुआ है हाइड्रोफिलिक, और दूसरा लिखा हुआ हाइड्रोफोबिक। देखिए हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, फिलिक मतलब लविंग होता है। जो वाटर लविंग है, जो वाटर से चिपकता हो, जो वाटर के साथ रहता हो, वो हाइड्रोफिलिक है। और दूसरा एंड है हाइड्रोफोबिक। फोबिक, फोबिया, फोबिया मतलब डर होता है। जो
वाटर से भागता हो, वो हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक एंड जो होते हैं वो हमारे कपड़े के जो गंदगी होते हैं उससे चिपक जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है, जो वाटर लविंग है, वो हमारे पानी के बल्क में रहता है। तो जब हम कपड़े को धोते समय उसको अच्छे से ठोकते-पीटते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक एंड है, वो डस्ट पार्टिकल को लेके निकल लेता है और इस तरह से मिसल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके? ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम है, ये जो लास्ट पे आप देख रहे हैं, ये तो ऑयल ड्रॉपलेट है और इसको पकड़ के जो गंदगी है उसको सॉ मिसल्स हेल्प टू डिसॉल्व डर्ट और ग्रीस इन वाटर एंड क्लॉथ क्लेट्स स्टेन्ड। तो अब ये बातें तो आपने पूरे चैप्टर को अभी समझा है, लेकिन अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, अब आप जानते हैं कि अभी जब से पैटर्न बदला है, तो उसमें वैल्यू एडेड क्वेश्चन तो होते ही हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो थोरोटिक, जब जब तक आप थोरोली नहीं पढ़ोगे ना, तब तक वो जो 1 टू 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनका जवाब कैसे दे पाएंगे। तो अभी 2 दिनों में मैंने आपको कार्बन के चैप्टर समझाए हैं और मैं आशा भी यही करता हूँ कि आप परेशान नहीं होना। कार्बन के चैप्टर को, इसके पीछे मैंने आपको लाइफ प्रोसेस का समझाया था, इनका आप रिवीजन करें और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे आपको नए चैप्टर के साथ फिर मिलूँगा। और अभी मैं बार-बार कह रहा हूँ कि डीपली तो मैं अभी आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। अभी तो सिर्फ मैं रिवीजन पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ताकि उतने टॉपिक आपके पास जाएँ, ताकि आप कम से कम ये ना कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे मैंने टच कर रखे हैं, उनको आपको बार-बार सुनना, समझना है। और इसके बावजूद अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट में आप लिखें, आपसे मैं जैसे भी हो संपर्क कर लूँगा। मुझे आपके डाउट, आपके प्रॉब्लम में और उसको समझाने में बहुत अच्छा लगेगा। और फिर बात वही कहूँगा कि भई ऑडियंस जब तक ज़्यादा नहीं है, तब तक फिर क्लास में भी क्या होता है, बच्चे जिस दिन थोड़े आते हैं ना, पढ़ाने का जी नहीं करता और बच्चे खचाखच बढ़े भरे रहते हैं। आहा! क्या मज़ा आता है पढ़ाने, सुंदर, आनंद, है ना? तो इसलिए ऑडियंस बढ़ना ज़रूरी है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तो 10th का मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, तो अभी मेरे सर पे सामने दिख रहा था कि बच्चों को किस तरह से मैं, उन बच्चों को जो हताश परेशान हैं, उनके लिए मैं एक्टिव हूँ और उनके लिए मैं एक्टिव हुआ हूँ। लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो मैं इसको व्यापक स्तर पे हर क्लास के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, यानी कि हर स्टूडेंट को यहाँ उसके मतलब की चीज़ें मिलेंगी। ये मेरा वादा है। तो लेकिन ऑडियंस तो बनेगी तब ना, ऑडियंस तो आपके ऊपर है। आप इसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ कि ये तो आप देखते-देखते करेंगे, मेरे लिए कोई 1 मिनट समय अभी आपको देने का मैं नहीं माँग रहा हूँ। आप तो ये पढ़ते-पढ़ते जब आप वीडियो पढ़ें देखेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन और किसी चीज़ के लिए मैं आपका समय अभी वेस्ट नहीं करूँगा। आपसे बस इतनी ही गुज़ारिश है कि आप धैर्य ना खोएँ, आप करें, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। तो अभी भी समय है, कुछ भी नहीं गया है। यकीन कीजिए, आप कर सकते हैं। यू कैन डू, अंग्रेजी में, है ना? तो इन बातों का ख्याल रखना है आपको। और किसी भी टाइप में आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी
नहीं। इन बातों का ख्याल रखें और बाकी पीछे के जो चैप्टर्स हैं ना, जो मैंने करवाए हैं, आप देखिए ये मत सोचिए कि मैं जो करवा रहा हूँ वो आपके पास कोई भी टॉपिक से डाउट है, आप कमेंट में लिखें, करें, उस पे मैं सॉल्यूशन दूँगा। मैं एक-एक कमेंट देखता हूँ, एक-एक कमेंट पढ़ता हूँ और मैंने कहा वसुधैव कुटुंबकम। जब ये धारण कर लिया हूँ, तो इतने से समझ जाइए कि हर तरीके से जितनी मेरी सामर्थ्य है, कल्याण के लिए, स्टूडेंट कल्याण के लिए मैं जुड़ा हूँ, जितनी सामर्थ्य है। ओके, बाय फॉर नाउ और खूब अच्छे से पढ़िए, आशीर्वाद है।